हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें नया लेक्चर शुरू करेंगे। हमने कल पढ़ा था धातुएं, उनके गुणधर्म, अयस्क, खनिज, ये सब उनके उपयोग, इनके बारे में कल पढ़ लिया था। इनका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, 34 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। माइका है, क्या है माइका? ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। ऊष्मा का चालक होता है किंतु विद्युत का कुचालक होता है। देखो, अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। यह ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है, अभ्रक, ठीक है। माइका मतलब हिंदी में अभ्रक बोलते हैं माइका को। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है, विद्युत को रोकने की क्षमता अधिक होती है। यह उच्च वोल्टेज को भी सह सकता है तथा इसमें ऊर्जा क्षय भी कम होता है। अभ्रक की पारद्युतिक शक्ति, थोड़ा इंग्लिश में समझ लो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तथा रासायनिक स्थिरता अधिक होती है। इससे संधारित्र यानी कैपेसिटर्स तथा अधिक वोल्टेज के विद्युत उपकरणों के लिए इंसुलेटर के निर्माण में उपयुक्त किया जाता है। मतलब इंसुलेटर बनाते हैं इसे माइका से, अभ्रक से। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में? तो वही किसमें? विद्युत उद्योग में। डी ऑप्शन, किसमें? विद्युत उद्योग। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? तो कौन सा होता है? पारा। इंपॉर्टेंट है पारा। देखो, धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। अधातुएं या धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं, परंतु पारा एक ऐसी धातु है, धातुएं ठोस होती हैं अधिकांशतः, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो साधारणतः द्रव अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में रहती है। अतः दिए गए विकल्पों में द्रव अवस्था में धातु होने के कारण ऊष्मा का चालक होती है। कौन? पारा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक? तो पारा हो गया, बी ऑप्शन। ओके, अगला देखो। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कुचालक पूछा है? तो क्या है? ऊष्मा का कुचालक पूछा है ना। तो ये होगा पारा। देखो, समझना, थोड़ी सी स्थिति अलग है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा ऊष्मा प्रवाहित ना हो, उसको ऊष्मा कुचालक होते हैं। लकड़ी, कांच इत्यादि ये ऊष्मा कुचालक हैं। सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड, सीसा एवं पारा ऊष्मा की चालकता इनमें बहुत कम होती है। इन सब की मतलब देखो, इन चारों में पूछा है कम चालकता किसकी है? पारे की है इनमें, लेकिन चालकता होती है थोड़ी सी, बहुत कम चालकता। पुअर कंडक्टर होते हैं कौन? सीसा और पारा। लेड की ऊष्मा चालकता कितनी होती है? 34.7 वाट प्रति एम के हैं। और म- मीटर प्रति केल्विन ऐसे होता है ना। पारे की ऊष्मा चालकता कितनी होती है? 8.31 होती है इसकी, और कम होती है पारे की, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में? तो कौन सी रहती है? पारा। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पढ़ लिए हम लोग। पारा चांदी जैसी सफेद धातु और चमकीली धातु है। यह साधारणतः साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। निम्न धातुओं से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में? तो पारा हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है जिसके कारण यूज होता है? तो सी ऑप्शन है, उच्च संचालन शक्ति। देखो, इसके मतलब पारे के ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है। अतः जब इसे तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, तब यह तापमान में होने वाले अल्प से अल्प परिवर्तन को भी दर्ज कर लेता है, छोटे छोटे परिवर्तन को भी रिकॉर्ड कर लेता है। साथ ही इसका क्वथनांक भी लगभग उच्च होता है। कितना होता है? 356.6 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना क्वथनांक होता है, जिसके कारण यह उच्च तापमानों को मापने हेतु सर्वदा उपयुक्त होता है, सदैव उपयुक्त होता है। तापमापी में पारे के प्रयोग के मुख्य कारण निम्न कौन कौन से देख लो। यह अपारदर्शी एवं चमकदार है। अंकित ताप अपारदर्शी होगा तो अंकित ताप के पठन में सुविधा रहेगी, है ना, चमकदार होने से। ऊष्मीय चालकता उच्च होती है, इससे क्या होता है? अतः शीघ्र शीघ्र ही ताप को अंकित कर लेता है ना, ऊष्मीय चालकता उच्च होने से। कांच पर नहीं चिपकता, इससे क्या होता है? अधिक वाष्पशील नहीं आता है, ताप को शुद्धता से अंकित करता है। तो कौन सा? सी ऑप्शन हो गया 42 नंबर क्वेश्चन का। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो लेड जो है जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। धातुएं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जल या भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देख लो फिर। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते। मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, हालांकि यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। कौन? मैग्नीशियम। धातुएं जैसे एल्युमिनियम,
लौह और जस्ता ठंडे एवं गर्म दोनों के साथ, ठंडे और गर्म जल दोनों के साथ अपक्रिया नहीं करते, हालांकि ये भाप के साथ अपक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है इसके ऊपर से, किसके, तांबे के ऊपर से, तांबे के ऊपर से भाप गुजरने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ऑप्शन बी। अगला है लोहा जिससे प्राप्त होता है वह है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट। हेमेटाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, जबकि मोनाजाइट रेत से थोरियम और पिच ब्लेंड से यूरेनियम, पिच ब्लेंड से यूरेनियम, मोनाजाइट से थोरियम, हेमेटाइट से लोहा, इंपॉर्टेंट है। लौह अयस्कों में बेलाडीला में किसका खनन होता है, तो किसका होता है, इसका हेमेटाइट का, ये जिससे लोहा प्राप्त होता है ना। बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम, बिहार आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु इनसे भी होती है। लेकिन बेलाडीला और यहाँ इसके आसपास में झारखंड, उड़ीसा, असम, बिहार, इसमें अच्छी क्वालिटी का मिलता है हेमेटाइट, ठीक है। अगला देखो, तंत्र का अपह्रास यानी न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषण के रूप में निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होते हैं, तो किससे उत्पन्न होते हैं अब बताना है। मोटर गाड़ी के ब्रेक से, बिल्कुल राइट होते हैं। उसके बाद मोटर गाड़ी के इंजन से, इससे भी होते हैं। घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव से, ये इससे भी होते हैं। बिजली संयंत्र से, इससे भी होते हैं। टेलीफोन लाइन से, सबसे होते हैं, इनसे भी होते हैं। तो ऑप्शन डी हो गया, 1 2 3 4 5 सभी से, ठीक है। बस इतना ही है, और कोई ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। अब आपको धातु और उनके गुणधर्म के हिसाब से सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखो, सोडियम क्या होता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बिल्कुल सही है, 4 हो गया। पारा विद्युत कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, 2 हो गया। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, 1 हो गया। 4 2 1। और सीसा ऊष्मा का कुचालक, 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3 है, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। ये देख लो, सोडियम क्या है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सीसा लेड ऊष्मा का कुचालक होता है, ये पढ़ लिए हम लोग। सूची 1 सूची 2 से फिर मिलाना है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक क्या होता है, चांदी हो जाएगा, 4। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम हो गई ना। सबसे अधिक चमकीला तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य क्या होता है, सोना हो जाएगा। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक क्या होगा, सीसा हो जाएगा, है ना। क्या हो गया, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन डी, ठीक है। तो चांदी ऊष्मा और विद्युत की सर्वोत्तम संचालक होती है, सोने से ज़्यादा चालकता होती है चांदी की। ऊपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम, उससे पहले वैसे और भी है। अच्छा, स्वतंत्र अवस्था यानी शुद्ध अवस्था में सोना मुलायम और बहुत तन्य यानी अघातवर्ध धातु का वह गुण, अघातवर्ध क्या होता है, धातु का वह गुण जिसे कारण उसे आसानी से पतली से पतली चादरों में पीट कर परिवर्तित किया जा सकता है, इसको बोलते हैं अघातवर्ध। होता है किसका, सोने का। सीसा ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है, पढ़ लिए हम लोग। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक, तो चांदी की होती है, बी ऑप्शन। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग, एल्युमिनियम बॉक्साइड, इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम बॉक्साइड, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। बॉक्साइड इस सूत्र देख लो, Al2O3 इंटू 2H2O है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइड। बॉक्साइड का सूत्र है ये 2H2O, Al2O3 और इंटू 2H2O, ये ऑक्साइड का है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है ये, जो एल्युमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह प्रधानतया गिब्साइट, बोहाइट, डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। यह सर्वप्रथम दक्षिणी फ्रांस के लेस बॉक्स नामक स्थान पर पाया गया था, इसलिए इसका नामकरण बॉक्साइट रखा गया। लेस बॉक्स जगह बॉक्साइट नाम रख दिया गया। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क के रूप में के अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा, विद्युत अपघटन विधि से, इंपॉर्टेंट है ये भी। एल्युमिनियम का कैसे बनाते हैं, बॉक्साइट से विद्युत अपघटन विधि द्वारा, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट, तो क्या एल्युमिनियम, सी ऑप्शन हो जाएगा। बॉक्साइट अयस्क है किसका, एल्युमिनियम का, बी ऑप्शन। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है किससे, बॉक्साइट से। देखो, पिच ब्लेंड से यूरेनियम, ग्रेफाइट से कार्बन प्राप्ति होगी, बॉक्साइट से यूरेनियम और अर्जेंटाइट से चांदी, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटाइट से चांदी, ये भी पूछा जा सकता है, अर्जेंटाइट से चांदी, अर्जेंटाइट चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है, तो एल्युमिनियम होगा ये ऑप्शन, ठीक है। अर्जेंटाइट चांदी याद रखना, वो भी इंपॉर्टेंट था। अगला देखो,
बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य है, पढ़ लिया हम लोग। अगर देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट सही है, कॉपर, सिनेबार, जिंक, कैलामाइन, आयरन, हेमेटाइट, तो ये बी वाला गलत है। क्या है? कॉपर का सिनेबार नहीं है। देखो अब देखते हैं, एल्यूमिनियम बॉक्साइट एकदम राइट है। अच्छा, इसका कॉपर का आयस क्या होता है? क्यूप्राइट होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, क्यूपाइट। कॉपर यानी तांबे का क्यूप्राइट होता है। पारा सिनेबार किसका होता है? पारा मरकरी का होता है ना, मरकरी का होता है अयस्क। सिनेबार, सिनेबार से मरकरी प्राप्त किया जाता है, क्यूप्राइट से तांबा। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। बाकी कैलामाइन से जिंक या जस्ता, और हेमेटाइट से लोहा। ठीक है, अब दोबारा देख लो एक बार। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, क्यूप्राइट से कॉपर यानी तांबा, सिनेबार से पारा या मरकरी, कैलामाइन से जिंक या जस्ता, हेमेटाइट से आयरन लोहा। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सा सही है? न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सही है? नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है। कैल्शियम कार्बोनेट सही है, ये राइट है। बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होते हैं, ये भी गलत है। यसद सम्मिश्रणों का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में नहीं है, ये भी गलत है। देखो अब देख लेते हैं। सामान्यतः टूथपेस्ट में 20 से 42% जल उपस्थित होता है। टूथपेस्ट के अन्य अवयव क्या होते हैं? अपघर्षक, फ्लोराइड और आर्द्रक, है ना। सामान्यतः टूथपेस्ट में अपघर्षक यानी एब्रेसिव्स की मात्रा 50% तक होती है। अपघर्षकों में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस एवं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के अवलेय कण पाए जाते हैं। वहीं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट किसमें? टूथपेस्ट में, अपघर्षक के रूप में। सामान्यतः नाभिकीय रिएक्टरों में उच्च दाब पर सामान्य जल तथा ड्यूटीरियम, इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय रिएक्टरों में सामान्य जल या ड्यूटीरियम का प्रयोग होता है। और यह जबकि FBTR फास्ट बीडर टेस्ट रिएक्टर, इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग है ना। इसमें FTBR में फास्ट बीडर टेस्ट रिएक्टर में। ओके, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। भंजन, प्रगलन, प्रगलन रबड़ है ना। भंजन पेट्रोलियम, 2-1 हो गया, 2-1 हो गया ना, 2-3 हो गया, 2-3 हो गया, 2-1 नहीं होगा, 2-3 पहले में हो गया। पहले में भंजन पेट्रोलियम और प्रगलन, प्रगलन रबड़ नहीं होता, गलविनीकरण होता है ना, हाँ वल्नीकरण होता है। तो 2-3 हो गया उसमें, मतलब ताम्र, तांबे का होता है ये। देखो भंजन पेट्रोलियम, प्रगलन होता है तांबे का, और हाइड्रोजनीकरण होता है वसा का भैया, और वल्नीकरण होता है रबड़ का। ठीक है, तो ये हो गया बी ऑप्शन। 2-3-4-1। देखो भंजन, भंजन क्रैकिंग विधि में उच्च तापमान पर कार्बन के अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। भंजन यानी क्रैकिंग से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, तो देखिए हम भंजन यानी क्रैकिंग से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। प्रगलन यानी स्मेल्टिंग से तांबे के अयस्क को शुद्ध तांबा प्राप्त किया जाता है, स्मेल्टिंग से। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजनीकरण से क्या? खाद्य तेलों को निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित होते हैं। मतलब हाइड्रोजनीकरण वनस्पति घी प्राप्त किया जाता है, किसमें? उत्प्रेरक निकेल का प्रयोग करके। अच्छा, वल्नीकरण से, वल्नीकरण की रासायनिक प्रक्रिया से गंधक या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबड़ संबंध या संबंधित बहुलकों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ पदार्थ बदल दिया जाता है। मतलब रबड़ प्राप्त होती है वल्नीकरण से। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के घातक मात्राओं में नियुक्त करते हैं। नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड तो उपस्थित ये नहीं करते हैं, पहला वाला गलत हो जाएगा। ताम्र मल यानी कॉपर स्लैज पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निच्छालन, लीचिंग का कारण बनते हैं, ये सही है। वे सल्फर डाइऑक्साइड के एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं, ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी छोड़ दो। देखो ताम्र प्रगलन संयंत्रों यानी कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स से कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसें निर्मुक्त हो सकती हैं, लेकिन वे पर्यावरण में घातक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मुक्त नहीं करते हैं, ये इसलिए पहला गलत है। अधिकतर कॉपर अयस्क सल्फर आधारित होते हैं तथा उनके प्रगलन से सफलतापूर्वक यानी फलस्वरूप, प्रगलन के फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है, जो हानिकारक वायु प्रदूषक है। अतः 3 सत्य है। अच्छा, प्रगलन का एक अन्य उप उत्पाद क्या होता है? ताम्रमल, कॉपर स्लैग होता है। यह ताम्रमल भूमिगत जल से भारी धातुओं यानी आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी के निच्छालन, लीचिंग का कारण बन सकता है। ये 2 सत्य हैं। ठीक है जी, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। हीरा क्या है? हीरा कार्बन है। हीरा क्या होता है? कार्बन होता है। हीरा कार्बन पहले में। संगमरमर क्या है? संगमरमर कैल्शियम। और बालू में क्या? सिलिकॉन होता है। और माणिक्य में एल्यूमिनियम होता है। यानी 4 और 3 और 2 और 1 होगा, 4 3 4 4 4 के बाद देखो सबसे पहले 4 हो गया, हाँ
इसके बाद संगमरमर, संगमरमर क्या है, संगमरमर एक में क्या है, एक मिनट देख लेते हैं। कैल्शियम, हाँ संगमरमर कैल्शियम। देखो सबसे पहले हीरा में कार्बन 4 हो गया, और दूसरा में 4 हो गया, 4 के बाद मिलाओ इधर, संगमरमर 1 कैल्शियम 4 1, डी ऑप्शन है, 1 हो गया। उसके बाद बालू में सिलिकॉन होता है 2, और माणिक्य में एल्युमिनियम। ठीक है, ठीक है, तो 4 1 कैल्शियम होता है संगमरमर में। ओके, चलो देख लेते हैं हम। हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे में कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है, और चतुष्फलकीय जालीय व्यवस्था होती है इसमें। ओके, अगला देखते हैं। मार्बल एक रूपांतरित पत्थर है जो शुद्ध कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप, कैल्साइट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप होता है, ऐसे बना होता है। कौन? ये मार्बल। रेत का प्रमुख घटक क्या होता है? सिलिका होता है। माणक या रूबी गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न है। मुख्यतः क्रोमियम तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। किसके कारण? क्रोमियम के कारण। रूबी का मुख्य संघटक क्या होता है? एल्यूमिना होता है। साथ ही इसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम आयन भी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का क्या होता है? सोडियम होगा, एल्युमिनियम होगा, मैग्नीशियम होगा, क्या? सोडियम होगा। सोडियम का आपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण जल पर तैरने लग जाता है। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रम का सही होता है ना, मतलब घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा घनत्व कितना होता है? सोने का, फिर पारे का, और फिर इस्पात का। इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे ज़्यादा सोने का घनत्व होता है ना, 19,300, है ना, और उसके बाद पारे का होता है दूसरे नंबर पर, इस्पात का होता है। ओके, बताई दिया। अगला दो, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? गलनांक, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, बोरोन, तो बोरोन का होता है ना ये ऑप्शन। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव प्रावस्था साम्यावस्था में होती है। बोरान का गलनांक 2453 केल्विन होता है। कितना? 2453 केल्विन। एल्युमिनियम का 933 केल्विन। सिलिकॉन का 1693 केल्विन। लोहे का होता है 1808 केल्विन। अतः बोरोन का सबसे ज़्यादा है। कितना? 2453 केल्विन। ठीक है, तो ये आज हमारा लेक्चर यहाँ संपन्न। आशा आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।